नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा BA द्वितीय वर्ष हिंदी पाठ्यक्रम का पुनर्गठन सन 2020-21 से किया गया। इस नूतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत छठा जो प्रश्न पत्र है, निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत का तीसरा निबंध व्यापारे वसति लक्ष्मी, इस निबंध की विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करते हुए निबंध की कुछ विशेषताएं, लक्षण भी आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास यहाँ पर करने जा रहा हूँ। पिछली कड़ी में हमने व्यापारे वसते लक्ष्मी इस निबंध के निबंधकार बाबू गुलाब राय, इनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के ऊपर प्रकाश डाला। निबंध की भूमिका आपके सन्मुख रखी। निबंध जिस हेतु से लिखा गया, जिस उद्देश्य से लिखा गया, वह उद्देश्य भी आपके सन्मुख रखने का प्रयत्न मैंने किया है। मित्रों, व्यापारे वसति लक्ष्मी ये जो निबंध है, ये निबंध अर्थशास्त्र की तकनीकी के नियमों को रेखांकित नहीं करता, बल्कि मूल्य आधारित व्यापार का समर्थन करता है। एक सफल व्यापारी किस प्रकार से होता है, उस सफल व्यापारी के कुछ लक्षण बाबू गुलाब राय ने इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किए। लेखक ने अत्यंत पूरक उदाहरण देते हुए व्यापार के महत्व को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। ये निबंध लिखते समय लेखक ने एक बात यह भी कही कि दो देशों के बीच युद्ध रोकने का एक बड़ा कारण व्यापार भी है, व्यापार की क्षति भी है। जैसे आज का जो माहौल है, आप जानते हैं, भारत चीन युद्धजन्य परिस्थिति है। सदियों से भारत पाकिस्तान के बीच में भी वही स्थिति है। लेकिन भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है, इस संबंध के कारण पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता और भारत भी युद्ध को रोकने के लिए व्यापार नीति को बढ़ाता है, क्योंकि युद्ध से क्षति ही होती है, लाभ नहीं होता। वही स्थिति भारत चीन के बीच में भी है। जब युद्ध करने की कोशिश जब चीन कर रहा था, सीमा लांघने की, तब भारत सरकार ने क्या किया, उनके जो तकनीकी ऐप्स हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उन्होंने उनके और हमारे बीच में जो व्यापारिक संबंध थे, उस संबंध को रोक दिया गया और उनको ये दिखाया कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं। और तत्काल हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने, आत्मनिर्भरता की, जिस कारण युद्ध करने के लिए जो तैयार था उसको कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। ये व्यापारिक दृष्टिकोण।
और इसी व्यापारिक दृष्टिकोण को सामने रखकर बाबू गुलाब राय ने प्रस्तुत निबंध लिखा है। मित्रों, बाबू गुलाब राय बड़ी चुटकियों के साथ प्रभावशाली उदाहरणों और उदाहरणों द्वारा व्यापार के नुस्खे समझाते हैं। उनका उद्देश्य यह है युवाओं को मूल्य आधारित व्यापार का संदेश देना, ईमानदार व्यापारी निर्माण करना। उसके कई उदाहरण लेखक ने प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत दिए। लक्ष्मी, यह मानवीय जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिस कारण उन्होंने इस निबंध को नाम ही दिया है व्यापारे वसति लक्ष्मी। तो देखिए लेखक के शब्दों में, वे लिखते हैं, लक्ष्मी जी का निवास स्थान व्यापार में है। जिस प्रकार लक्ष्मी व्यक्ति और देश की श्री समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, उसी प्रकार व्यापार देश की सभ्यता का मापदंड ही नहीं, जीवन रस भी है। देखिए, व्यापार क्या है? देश की सभ्यता का मापदंड ही नहीं केवल, बल्कि जीवन रस है। संस्कृत में व्यापार शब्द का व्यापक अर्थ क्रिया है, लेकिन इसका प्रयोग अंग्रेजी प्रभाव हमारे ऊपर होने के कारण अंग्रेजी शब्द के साथ उस व्यापार शब्द को जोड़कर पर्यायवाची शब्द लेकर हम उस व्यापार के गहन अर्थ को संकुचित करने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी में व्यापार के लिए पर्यायवाची शब्द है बिजनेस, और बिजनेस एक संकुचित अर्थ है उसका। यह व्यापार उन क्रियाओं को कहते हैं जिससे केवल आर्थिक लाभ हो, यानी बिजनेस। बाबू गुलाब राय हमें बिजनेस के बारे में नहीं बता रहे हैं, व्यापार के बारे में बता रहे हैं। वे लिखते हैं, इस प्रकार उद्योग धंधे भी व्यापार के ही अंग हैं, क्योंकि व्यापार इनके बिना पंगु रह जाता है। यद्यपि बहुत संकुचित अर्थ में व्यापार क्रय विक्रय में ही सीमित रहता है, तथापि जिस प्रकार बिना बांस के बांसुरी का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार उद्योग धंधों के बिना व्यापार निराधार ही रह जाता है। मित्रों, लक्ष्मी जी व्यापारी वर्ग के उपासना की देवी है। जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम पर सारे आश्रम निर्भर रहते हैं, वैसे ही देश के सारे कार्य लक्ष्मी जी के अधिष्ठान व्यापार में ही आश्रित रहते हैं। लक्ष्मी यानी श्री यानी पैसा, ये बहुत मायने रखता है मित्रों। पैसे के महत्व को आप जैसे सुशील, समझदार, बुद्धिजीवी ज्ञानियों को समझाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप भी पैसे के महत्व को जानते हैं। मित्रों, देखिए लेखक लिखते हैं कि देश के सारे कार्य लक्ष्मी जी के अधिष्ठान व्यापार में आश्रित है। सर्वे समारंभा तंडुल स्पृष्टामूलः। जीवन के आर्थिक मूल्य यद्यपि अंतिम मूल्य नहीं है, तथापि सभ्यता के विकास में आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ आर्थिक शक्तियों की भी प्रेरणा रही है। ये समझाते हुए लेखक ने एक उदाहरण दिया। जीवन के सभी आश्रमों का आधार क्या है? तो
गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में आप कर्म करोगे तो वृद्धाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम आपका कुशलता पूर्वक गुजरेगा। यदि गृहस्थ आश्रम में ही आप आलसी बनोगे तो आपका भविष्य कैसा होगा आप सोचिए। उसी प्रकार से देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो लक्ष्मी यानी पैसा है। जीवन के आर्थिक मूल्य यद्यपि अंतिम मूल्य नहीं है, तथापि सभ्यता के विकास में आध्यात्मिक शक्तियों के साथ साथ आर्थिक शक्तियों की भी प्रेरणा रही है। मार्क्सवाद सभ्यता की प्रेरक शक्तियों को आर्थिक प्रेरणा में सीमित कर देता है। यही उसकी एकांगिकता है। हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आवश्यकताओं में से किसी एक की उपेक्षा नहीं कर सकते। दोनों आवश्यक हैं मित्रों जीवन में, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। हमको लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही पूजा करनी होगी। धन और विद्या, केवल जिसके पास लक्ष्मी है लेकिन सरस्वती नहीं, उसकी लक्ष्मी वहां पर नहीं ठहरती, क्योंकि वो उसके काबिल नहीं होता। ज्ञान की भी उतनी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता मित्रों पैसे की है। पैसा कमाने के लिए भी दिमाग लगता है, उसका संचय करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए उससे अधिक दिमाग लगता है। ज्ञान की आवश्यकता है। ये बात बाबू गुलाब राय हमें बताते हैं इस निबंध के माध्यम से, और यह आवश्यक है युवा मित्रों के लिए। नहीं तो आज की युवा अवस्था के जो लोग हैं वो परजीवी बनते जा रहे हैं, पिता की कमाई पर निर्भर, आत्मनिर्भर नहीं, बपौती निर्भर, बाप पर निर्भर। इसलिए मित्रों याद रखिए, बाबू गुलाब राय जी यहां पर बताते हैं कि पैसे के साथ साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है। वे आगे चलकर लिखते हैं, इस पृष्ठभूमि के साथ विषय को सीमित रखने के लिए हम सभ्यता के विकास में व्यापार के योग का अध्ययन करेंगे। व्यापार समाज की अपेक्षा रखता है। अकेला व्यापार नहीं कर सकता कोई, उसके लिए आवश्यकता किसकी? समाज की है। इसलिए आप देखते हैं कि आज हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है, और विश्व की सबसे बड़ी बाजार पेठ चीन के बाद भारत है। चीन ये बाजार पेठ नहीं है, चीन ये व्यापारियों का केंद्र है, व्यापार का केंद्र है। वे खुद बनाते हैं और दूसरों को बेचते हैं, और हम आलस्य कर्मवाधिकाय, ये आलस्य के कारण हम दूसरों पर निर्भर हैं। इस हेतु हमारे प्रधानमंत्री साहब ने आत्मनिर्भरता की बात कही, जो इस निबंध को पूर्णतः लागू होती है। लेखक भी हमें वही समझा रहे हैं। योगायोग की बात देखिए, इसी वर्ष ये पाठ्यक्रम रखा गया और इसी वर्ष वह उद्घोषणा हुई आत्मनिर्भरता की। आप सौभाग्यशाली है युवा वर्ग कि समय पर आपको सही दिशा विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। मित्रों,
व्यापार समाज की अपेक्षा रखता है। अकेला मनुष्य तो कल्पित रॉबिन्स क्रूसो की भांति ही स्वतः पूर्ण हो सकता है। वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा। अकेला व्यक्ति सामाजिकता के साथ ही व्यापार की भावना लगी रहती है। व्यापार के मूल में चाहे वह प्रारंभिक काल में वस्तु विनिमय ही सीमित क्यों न हो, विशेषीकरण और पारस्परिक सहयोग की भावनाएं जो सभ्यता की आधारशिलाएं हैं, निहित है। प्राचीन भारत की व्यापारिक स्थिति को अभी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। उस समय वस्तु विनिमय किया जाता था, वस्तु के बदले में वस्तु। बाद में ये चलन वगैरह आ गए, पैसा आ गया, मुद्राएं आ गई। हमारे बचपन में भी जब हम दुकान पर जाते थे तो हमारे पिताजी हमें पैसे नहीं देते थे, बल्कि घर में जो भी धान है वो देते थे। बोलते थे जाओ दुकान से शक्कर लाओ, चीनी लाओ या चाय पत्ती लाओ, जो कुछ चाहिए चीजें, वस्तु के बदले में वस्तु। यानी समय के साथ ये सभी बदलता रहा, बदलता गया। आजकल तो आपको रुपये पैसे जेब में रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तकनीकी के माध्यम से नगद रहित व्यवहार भी आप कर सकते हैं, विभिन्न संसाधनों द्वारा, ऑनलाइन के माध्यम से। यानी इतना परिवर्तन व्यापार में हो रहा। लेखक लिखते हैं, विकसित संस्था उसी को कहते हैं जिसमें अधिक से अधिक विशेषीकरण के साथ अधिक से अधिक एकीकरण हो। हम केचुओं को कम विकसित और मनुष्य को अधिक से अधिक विकसित इसलिए कहते हैं कि केचुए को इंद्रियों का विशेषीकरण कम हुआ है और मनुष्य को इंद्रियों का पूर्ण विशेषीकरण हो गया है। केचुआ मालूम है ना, किसी को ऊपर जाने ही नहीं देता। और साथ ही उनमें पारस्परिक सहयोग और सहकारिता अधिक से अधिक बढ़ी हुई है। समाज भी व्यक्ति का बृहत संस्करण है। जैसे जैसे समाज में सभ्यता का विकास होता गया, उद्योग धंधों का विशेषीकरण होता गया, कुम्हार घड़े बनाएगा तो झूला कपड़ा, और किसान खेती करेगा तो गाय पालने वाला दूध घी तैयार करेगा, लोहार छुरी चाकू तलवार हल का फाल बनाएगा। प्रारंभिक अवस्था में तो मनुष्य की अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति सहज होती थी, लेकिन कालांतर में मनुष्य की अवस्थाएं भी बढ़ गई और आवश्यकताओं के बढ़ने के साथ वस्तुओं का वैविध्य और उनके निर्माण में कौशल्य और सफाई की भी मांग होने लगी। यानी हम जब छोटे थे तो एक ही प्रकार के कपड़े सब बच्चों के, आज दिन रात एक ही प्रकार के। सुबह नहाकर जो कपड़े पहने वो दूसरे दिन ही उतरते थे, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, छोटे बच्चे हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, कोई भी हो। लेकिन आज नहाने के लिए वे अलग, दिन भर पहनने के लिए अलग, घर में दिन में है तो अलग और रात में के अलग। यह आवश्यकताएं बढ़ गई और जिस कारण मित्रों वस्तु विनिमय कठिन सा होने लगा। हर मनुष्य को हर समय हर वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। घड़े वाले को कपड़े की आवश्यकता है, किंतु कपड़े वाले को घड़ी की आवश्यकता बार बार नहीं होती। ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्न के माध्यम से व्यापार होने लगा, क्योंकि उदर पूर्ति की सबकी प्रारंभिक आवश्यकता क्या है? तो अनाज है।
गाँव में लेखक लिखते हैं कि गाँव में आज भी अन्न विनिमय माध्यम है। कहने का मतलब था, आज नहीं है, लेखक के समय में ही, हमारे बचपन में अन्न विनिमय यह क्रय विक्रेता का माध्यम था। तो मित्रों, व्यापारे वसति लक्ष्मी इस निबंध की इस दूसरी कड़ी में व्यापार किसे कहा जाता है, व्यापार और देश देश की परराष्ट्रीय स्थिति, विदेश नीति, व्यापार और हमारा जीवन, हमारी आवश्यकता, व्यापार विनिमय के प्रारंभिक साधन आदि को लेकर इस कड़ी में लेखक द्वारा जो मत दिए गए हैं उसका विस्तारीकरण करते हुए विवेचन के साथ आपके सम्मुख रखने का प्रयास मैंने किया है। आपने शायद उसे गंभीरता से सुना, इस हेतु आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हम पुनः मिलेंगे इसी निबंध की अगली कड़ी को लेकर। धन्यवाद।